हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रुवेद डागर। एसपीआर सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लेक्चर जो है, लेट अस लुक एट द 50 डेज शेड्यूल, जिससे आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। एक माइक्रो रिवीजन प्लान है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे स्पैन कर सकते हो अपने अगले 50 दिनों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। मैंने बहुत जेनरिक इसको बनाने की कोशिश की है। कुछ इस तरीके से बनाया है कि एवरीवन कैन बेनिफिट इन सम पॉसिबल वे। कुछ मैं डिस्क्लेमर्स दे रहा हूँ। किसी भी एक शेड्यूल को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। जेनरिक का मतलब ये है कि इसमें से जो आपको बेस्ट इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उसको डाल सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है और इसको फॉलो करते वक्त समवेयर डाउन द लाइन इफ़ यू फील कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है और आपका ओरिजिनल तरीका ही ठीक था, तो आप उस पर फॉल बैक ज़रूर करना। ये डिस्क्लेमर समझना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग, अगर आपके पास प्रिपरेशन का कोई भी ट्रैक नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कैसे करना है, तो उस केस में आप इसको पूरा फॉलो करके चलो, बिकॉज आपके पास और कोई तरीका नहीं है। ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेट अस लुक एट दी स्केड्यूल जो कि आप फॉलो कर सकते हो। लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा क्या सही रहेगा, उसके बेसिस पे ही आप अपने एनालिसिस करना। सबसे पहले, जब रिवीजन का टाइम आता है, आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, आपको 40, 45, 50 डेज अपने यूज़ करने हैं, तो कोई भी 50 डेज़ का प्लान का मतलब ये नहीं है आपको 50 डेज़ डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से ही यूज़ करने हैं। अब प्लान बताते वक्त तो डेज़ बताए जाएंगे, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी एक स्ट्रेच को, एक स्ट्रीक को आप स्क्वीज़ कर सको और आप एलोंगेट कर सको, स्ट्रेच कर सको। उसके बेसिस पे आपको करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि 5 दिन पॉलिटी को दो, 5 दिन आप एनवायरनमेंट को दो। ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन एनवायरनमेंट को दो, कुछ लोग उसको 2 दिन में भी कर सकते हैं, बट कुछ लोगों के एनवायरनमेंट शायद थोड़ा प्रॉब्लम दे तो वो 7 दिन भी लगाएंगे। या इट कैन हैपन विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को 6 दिन लगाएंगे। कुछ लोगों का इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो 3 दिन में कर लेंगे। ये आपको कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करनी होगी। सिंस इन दिस केस वन साइज कैन नॉट फिट ऑल, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए मैं सबको इक्वल डेज दे रहा हूँ। आप उसके हिसाब से अपना आगे पीछे कर लेना। जब आप 50 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो या 40 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो, सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि आपको सबसे अच्छे आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज और सबसे ज़्यादा ट्रबल स्पॉट्स आपके अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। प्रिपरेशन शुरू करते वक्त हो सकता है कि आपको लगे मुझे पॉलिटी नहीं आता है, लेकिन आज के दिन आप कहाँ पर कितना स्टैंड कर रहे हो ये पता होना ज़रूरी है। ये पता लगेगा थ्रू मॉक टेस्ट। अब रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट देने चाहिए, इट इज़ ट्रू। अब रिवीजन से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 मॉक टेस्ट दो। ये दोनों मॉक टेस्ट आपको समझो पोर्टल पे फ्री में मिल जाएंगे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। premium.samjo.com पे जाना है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दोनों लो। इन टेस्ट को लेने के बाद आपको आपकी रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। रिपोर्ट्स में आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दिखाई देगी। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, आपको खुद भी फील आ जाएगी 2 टेस्ट देते वक्त कि आपको कहाँ पे कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी आपकी एनालिसिस निकल के आ रही है। उसके बेसिस पे यू स्पेंड टाइम ऑन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। फिर आप इस शेड्यूल में आके अपने सब्जेक्ट्स के डेज कम या ज़्यादा कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पॉलिटी में कहाँ कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि सेलिएंट फीचर्स, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, जिनको ऊपर ऊपर से रिवाइज सबसे पहले कर लेना बहुत सही रहता है। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रेगुलरली आते हैं, और रेगुलरली का मतलब ये है कि एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। इमीडिएटली आपको ये चीज़ें नहीं पता हुई तो टिप्स पे नहीं हुई तो आप बहुत सारे यहाँ पे मार्क्स लूज़ कर सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक ऐसी चीज़ है इसको रिवाइज करने के लिए आपको पूरा दिन नहीं लगाना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिवाइज करने के लिए इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स। उसके बेसिस पे ही आपका क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा। तो ऐसे आपको एक बार टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन टॉपिक्स के ऊपर। हाँ, इट इज़ ट्रू कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और अगर आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो, उनको कंपेयर करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सब करते थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो छोटे वाले टॉपिक्स हैं वो फटाफट हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपको स्केड्यूल्स पता होने चाहिए, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पता होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में भी और क्या क्या प्रोविजंस आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरनर्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब रेट्स आपको पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, 23rd, 24th, 42nd, 44th, ये तो बेर मिनिमम है। ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़
उसके बाद बात ये आती है कि क्या DPSPs आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। देखो, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाय हार्ट याद करते भी हैं। अब कुछ लोग आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले होंगे, इनके पास थोड़ी ज़्यादा ग्रिप होगी DPSPs के ऊपर। आपको DPSPs बाय हार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इनको रेगुलरली अगर रीड भी करते रहोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस में रहेंगे। सबकॉन्शियस में रहेंगे तो आप एग्जाम में क्लिक करवा सकते हो कि शायद ये था, आई एम मोर देन 80% श्योर, और उसके बेसिस पे भी आंसर आपका आ सकता है, क्वेश्चन सही आप मार्क कर सकते हो। तो सबकॉन्शियस में रखने का तरीका ये होता है कि अभी पढ़ लो, 15 दिन बाद एक बार फिर से 5 मिनट उठा के पढ़ लो, फिर उसके बाद जो लिस्ट है उसको एग्जाम से 3 दिन पहले एक बार फिर से उठा के पढ़ लो। सबकॉन्शियस में ऐसे ही रहता है। फ्रेश माइंड में आपको रटने की या बार बार याद करने की या तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं है जिससे कि आप DPSP याद करो, बिकॉज बहुत सारे DPSPs अगर आप याद कर भी लोगे तो कोई गारंटी तो नहीं है एग्जाम में आएगा। बट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर सो इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा एग्जाम में आते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट गारंटी हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। DPSP में कोई गारंटी नहीं होती, इतना ज़्यादा नहीं आता है एग्जैक्टली आर्टिकल्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिमूवल, ये सब चीज़ें एक टैबुलर फॉर्म में हमने SMP में भी दिया हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सिंपल मेजॉरिटी से कौन सी हो सकती हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से कौन सी हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या क्या होती हैं, स्टेट की रेटिफिकेशन कब जरूरत पड़ती है, किन किन केसेस में पड़ती है, याद होना चाहिए। और रही बात ये कहाँ मिलेगा आपको, दिस PDF इज़ अवेलेबल ऑन द समझो ऐप। इसका लिंक एक आर्टिकल का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहाँ पर भी आप बड़ी आराम से इसको देख सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे लिंक्स हैं इस आर्टिकल के अंदर ही, हम अपडेट करते रहेंगे टू सर्टेन आर्टिकल्स, टू सर्टेन नोट्स, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स के हों, हम रेगुलरली अगले 5-10 दिन में अपडेट करते रहेंगे। तो आप इसको बार बार चेक करते रहना, 3-4 दिन में रेगुलरली आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। ये तो आपने पहले 2 दिन में कर लिया है। फिर डे 3 में यू कैन लुक एट पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपेयर करते हुए पढ़ना है इसको। अब एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर जब भी आप पढ़ रहे हो, इनके प्रोविजंस सब कुछ आपको कंपेरेबल पोजीशंस में रख के पढ़ना होता है, ताकि आपको याद रह सके कि ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं जो कि यहाँ पर है वहाँ नहीं है, दोनों जगह हैं, या दोनों जगह बहुत ही बिजार हैं। वो आप हमेशा टैबुलर फॉर्म में ही बनाओ नोट्स, और टैबुलर फॉर्म में ही पढ़ो। कुछ लोगों को ये चीज़ें बड़े अच्छे से पता है, बट फिर भी मेरा ये काम है आपको बताना, बिकॉज इट विल हेल्प यू, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस भी आप 3rd डे पे पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप मोशंस के बारे में ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बट यहाँ से क्वेश्चंस मल्टीपल नहीं आएंगे और हर साल आने की चांसेस नहीं होंगे। तो मोशन जब भी पढ़ो तब इस पर टाइम कम स्पेंड करो, लेकिन रीडिंग इसकी प्रॉपर करो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आना होगा तो यहाँ सिंपल आएगा, बट गारंटी नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे या फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आएंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, फंड, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ये स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। बाकी जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हैं, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस कम रहते हैं ऑन द डाउन साइड, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे यू कैन मूव ऑन टू द जुडिशरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शंस, मिसलेनियस। इलेक्शन मिसलेनियस पे कम टाइम स्पेंड आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट इन पे करने की ज़रूरत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, क्वालिफिकेशंस कैसे होती हैं, रिमूव कैसे होते हैं, उसके बाद एडिशनल चीफ जस्टिस, एक्टिंग जज, रिटायर्ड जज, थोड़ा बहुत पढ़ना इन सबको। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ना, ग्राम न्यायालय थोड़ा न्यूज़ में भी था पिछले साल, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। एवोल्यूशन एंड डिफरेंट कमेटी फॉर लोकल गवर्नमेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये पब्लिक सर्विसेज ट्राइब्यूनल, शेड्यूल 5 और 6 ज़्यादा पढ़ना, बट ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप कम पढ़ सकते हो। लोकल गवर्नमेंट की बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना, वही बहुत रहेगा। फिर आप आखिरी दिन पे पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ने होंगे। आप हर 5 दिन में 2 महीने के अगर करंट अफेयर्स रिवाइज कर लोगे मंथली मैगजीन से, तो भी आपका काम बड़ी आराम से हो जाएगा। और फिर आखिरी के दिनों में आप सभी करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो आपने नोट्स बनाए हुए उनको रिवाइज कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं डे 6 की तरफ। यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। 2 महीने करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है 5-5 दिन गैप में, बट फिर भी इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन में आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी बैंकिंग, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी चीज़ें पढ़नी है। GDP के बारे में या बेसिकली डेफिनेशन ज़्यादा पढ़नी है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब घुस ही जाओगे तो।
कि जीडीपी की डेफिनेशंस क्या हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, M0, M1, M2, M3 किस बेसिस पे डेफिनेशंस रखी जाती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, और बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स आपको पढ़ लेने हैं। ये सब आपको SMP में भी मिल जाएगा, नोट्स सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेक्चर्स भी अवेलेबल। फिर इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी है। टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, और बजट्स के कंपोनेंट्स ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर डे 7 पे यू कैन जंप ऑन टू द एक्सटर्नल सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको स्पेसिफिकली ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ही पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक PDF हमने बना के डाल रखी है समझो उस कॉर्नर में, इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक कीवर्ड्स। इस PDF में जाके भी आप क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कन्वर्टेबिलिटी, WTO, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स थोड़ा सा कम बट बाकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे यू कैन जंप ऑन टू द इकोनॉमिक सर्वे और चैप्टर वाइज इनकी समरीज अगर आपने बनाई है तो वेरी गुड, नहीं बनाई है तो ये समझो उस कॉर्नर में है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इनकी रिपोजिटरी आपके पास होनी ज़रूरी है, और जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं और जो ट्रेंड एनालिसिस हैं वो पढ़नी है। ग्राफ्स का डेटा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट ट्रेंड्स के बेसिस पे कुछ एनालॉगी आपको बना के दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे डिपिक्ट कर रही हो कि आपने पढ़ा है इन दी इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर। फिर उसके बाद यू कैन जंप ऑन टू दी करंट अफेयर्स पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी आपको लिंक यहाँ पे इनेबल हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, जहाँ पे हम पूरे साल की इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन डाल देंगे SPR के अंदर ही। और स्कीम्स और पैकेजेस इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और मेंस में भी हेल्प करेंगे, तो ये पढ़ना तो ज़रूरी है ही। स्कीम्स मिस नहीं कर सकते आप। फिर डे 10 पे आप इकोनॉमी को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट 5 डेज यू कैन जंप ऑन टू जोग्राफी। डे 11 ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट जोग्राफी। जोग्राफी में मैपिंग अच्छे से करनी ज़रूरी है। ज्योग्राफी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ने ज़रूरी हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या GC लियोंग पूरी डिटेल में पढ़ के जाएं? द आंसर इज़ नो। GC लियोंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे। इसलिए GC लियोंग अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो ठीक है, अभी नई फ्रेश GC लियोंग को पढ़ने मत बैठना, बिकॉज वहाँ से आपको अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो इट इज़ नॉट वर्थ इट कि इतने सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे फिर एक ही क्वेश्चन आया। GC लियोंग अगर आपने कवर की हुई है एक बार तो रिवाइज करते वक्त भी यू हैव टू स्पेंड वेरी लेस टाइम, ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे एक तरीके से कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम रहता है। अब जब आप पढ़ रहे हो यू वुड रीड ऑल दीज टॉपिक्स, इनकी मैपिंग करोगे, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, लैंड के बारे में पढ़ोगे, और थोड़ा बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये पढ़ोगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में पढ़ लेना, लैंड फॉर्म्स GC लियोंग से थोड़ा बहुत अगर पढ़ना, ज़्यादा स्पेंड मत करना टाइम। ये इनकी मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई है बहुत सारी। अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ना, हीट बजट एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेशर बेल्ट्स, ITCZ, जेट स्ट्रीम, साइक्लोन, वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और ये मैप लोकेशंस, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको स्किप तो प्लीज़ मत करना। अगर आपने ITCZ, जेट स्ट्रीम्स और साइक्लोन्स के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियोस अवेलेबल है, रेडली मैंने बनाई हुई हैं, उनको देख लेना। 1-1.5 घंटे के अंदर ही आप बड़े आराम से सारे टॉपिक समझ जाओगे। इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैपिंग में भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू आपसे मैप से कुछ भी पूछ लेंगे। प्रॉपर मैपिंग होनी ज़रूरी है, बिकॉज वो मेंस में भी हेल्प करती है। बट अगर प्रॉपर मैपिंग आपको नहीं आती है तो एटलीस्ट जो प्लेसेस इन न्यूज़ में भी कवर करूँगा SPR में, वो अच्छे से कर लेना। पिछले 1-1.5 साल के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट मैपिंग है वो पता होगी तो चांसेस ये रहते हैं कि 60-70% मैपिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से हो जाएंगे, तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू। फिर उसके बाद फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इंडियन क्लाइमेट, इंडियन मानसून, फॉरेस्ट एंड सॉइल और ट्राइब्स, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे यू कैन मूव ऑन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सीजन्स पता होना चाहिए, मैपिंग का ही पार्ट आप कह सकते हो। फिर उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स की क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंस में भी हेल्प करेगी, तो अभी पढ़ना भी सही है। क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये मैपिंग आपको करनी ज़रूरी है, ये भी मैंने SMP के अंदर कवर किया हुआ है। ज्योग्राफी का रिवीजन आप लास्ट डे पे करो 5 दिन के अंदर, और फिर उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच विल बी इन्वायरमेंट। अब अगेन
कुछ लोगों के लिए ज्योग्राफी शायद 2-3 दिन का काम होगा, कुछ लोगों के लिए इन्वायरमेंट 2-3 दिन का होगा, कुछ लोग ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला के 5-6 दिन में करना चाहते होंगे। मैंने यहाँ 10 दिन दिखाए हैं आपको, इट इज़ अप टू यू। डे 16 में यू कैन मूव ऑन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको आपको प्रॉपरली अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट के पढ़ने ज़रूरी हैं, स्पीचीज़ इन न्यूज़ जो रह रही हैं, और जो आपको नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स ये सब जो न्यूज़ में है इनको प्रॉपरली पढ़ लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा एक। डे 16 पे आप इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम्स, पोल्यूशंस के बारे में पढ़ सकते हो। ये सब भी एसएमपी में कवर्ड है, बट एनीवेज यहाँ पर आप कुछ शंकर से अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बायोलॉजी अभी पढ़ने का टाइम नहीं है तो रहने देना, अगर अभी आप फ्रेश पढ़ने जा रहे हो तो। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं वो पढ़ो यहाँ पर। बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं होती। इकोलॉजिकल सक्सेशन, होलिज्म, स्कीम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये पढ़ने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट डे यू कैन मूव ऑन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सारे एसडीजीज अच्छे से पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है, पढ़ना आसान है। मिलियन डेवलपमेंट गोल्स अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ो, उसी से आपका काम आराम से हो जाएगा। पढ़ के आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ के ऊपर एसडीजीज हैं। उनको प्रॉपरली याद करने की जरूरत नहीं है कि एसडीजी 3 क्या है, एसडीजी 5 क्या है, 6 क्या है, उतनी डिटेल में नहीं जाना है, या उनके सब पार्ट्स क्या हैं उतना नहीं, बट एटलीस्ट पढ़ के आइडिया होना चाहिए कि किस किस फील्ड में एसडीजी हैं, उतना बहुत है। बायोडाइवर्सिटी लेवल्स के बारे में पढ़ो, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ो। इन-सीटू एक्स-सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, IUCN की लिस्ट कैसे देखी जाती है, कैसे बनाई जाती है, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आ रही हैं। उसके बाद एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, और फिर इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एक्शन प्लान्स हैं वो पढ़ने ज़रूरी हैं। ओजोन होल और उसके इम्पैक्ट हो जाने की वजह से और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं वो पढ़ने ज़रूरी हैं क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया के अंदर क्या प्रोग्राम इनिशिएटिव्स हैं वो आप पढ़ोगी। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है, क्या क्या उसके अंदर आता है, कैसे उसको किया जाता है, वो सब ज़रूरी है आपके लिए, और ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट चाहे आप कहीं पे ही पढ़ो, पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि एग्रीकल्चर से एक साथ लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रखा है तो आप सडनली यूल फील लेफ्ट आउट, कि किसी ने किए होंगे तो 6-7 क्वेश्चन कर लिए होंगे, मुझसे एक भी नहीं हो पाया। और एग्रीकल्चर के थोड़े टफ भी आएंगे क्वेश्चन, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तेरा हाई चांसेस कि आपने प्रॉपरली पढ़ लिया है, और अगर 5 क्वेश्चन आ गए सडनली मान लो, तो आप 2 ही कर पाओ, बट वो 2 तो इंश्योर करो, बाकी 3 में एलिमिनेशन मेथड चल पाए, टेक्निक कोई चल पाए, या आप तुक्के मार पाओ, या आप लीव भी कर दो। इसलिए फील सेटिस्फाइड कि मैंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 2 मुझे अच्छे से आते हैं। डे 19 पे आप इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन पढ़ो। ये भी लिंक आपका अभी इसी PDF के अंदर, इसी लिंक के अंदर अपडेट हो जाएगा कुछ दिन के अंदर, 2-3 दिन हार्डली। फिर आप रिवाइज कर लो डे 20 पे पूरे इन्वायरमेंट को। अगले 5 दिन यू कैन स्पेंड ऑन एंशिएंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद मिडिएवल, फिर आर्ट एंड कल्चर, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आपके थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा। अब कुछ लोग एंशिएंट मिडिएवल को स्किप कर देते हैं, या आर्ट एंड कल्चर को स्किप कर देते हैं, सोच के कि अगर 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम छोड़ देंगे, या मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स नहीं छोड़े जाते हैं। अगर आपने पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया तो आपके चांसेस इतने रह जाएंगे हार्डली टू क्रैक दी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। मेंस तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने कितनी भी अच्छी ऑप्शन की तैयारी कर रखी हो, सब्जेक्ट कभी स्किप नहीं किया जाता है। एक आधा टॉपिक स्किप हो गया कि नहीं, मुझे दिख रहा है कि ये टॉपिक एक सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी बड़ा है, इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं पिछले 5-7 सालों में, तो गैम्बल कर लिया क्योंकि टाइम नहीं था। हालांकि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको भी स्किप नहीं करना चाहिए, चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए। बट लेट्स से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, दिख रहा है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आ भी गया तो एक ही आ जाएगा। ऑल्दो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट न्यूज़ में रहा है नए रूल्स आने की वजह से पिछले 1 साल में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कि इसको स्किप कर दो। बट अगर कोई एक टॉपिक दिख रहा है जिसको आपको मन नहीं है पढ़ने का, तो आप एक टॉपिक स्किप कर दिया, 2 कर दिए, सोच के कि पूरे इन्वायरमेंट से अगर 5 क्वेश्चन आए तो उसमें से क्या चांसेस है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। बट पूरा सब्जेक्ट स्किप कर देना इज टोटल स्टूपिडिटी। अगर आपने टाइम पे सब्जेक्ट कवर नहीं किया है तो आपसे गलती हुई है, उसको फटाफट कवर अगर कर सकते हो, या इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे कवर कर सकते हो तो अभी कर लो। अगर आपने
थोड़ा कम तैयारी की हुई है उसकी तो थोड़ा उसको स्ट्रेंथन कर लो, ज़्यादा टाइम अभी स्पेंड कर सकते हो, बट इतना भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। हैविंग सेड दैट कि एक महीने में से 15 दिन एंशिएंट हिस्ट्री पर लगा दिए ये सोच के कि एंशिएंट हिस्ट्री वीक है, दैट वुड बी अगेन स्टुपिडिटी, राइट। सो डे 21 में एंशिएंट हिस्ट्री में आप प्री हिस्ट्रिक पीरियड, हड़प्पन पीरियड, आईवीसी वाला जो टाइम है, वैदिक एज, महाजनपदास, रिलीजियस रिफॉर्म्स, मॉडर्न एज, ये बेसिकली सिलेबस ये है। संगम एज इंपॉर्टेंट है, गुप्ता एज एंड पोस्ट गुप्ता एज में आपको इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखनी है इन दी प्री हिस्ट्रिक पीरियड, हड़प्पन साइट्स के बारे में देखना है इंपॉर्टेंट जो हैं, और फिर उसके बाद ऑफिशियल्स, वैदिक लिटरेचर, रिलीजियस मूवमेंट्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। फिर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मौर्याज, द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ मौर्यन ब्यूरोक्रेसी, फॉरेनर्स जो कि आए थे इन द टाइम ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड, नेटिव डायनेस्टीज ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड, संगम एज, गुप्ता एज एंड पोस्ट गुप्ता एज में यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एंशिएंट मिडिएवल हिस्ट्री की हमने एक पोस्ट बनाई हुई समझो उस कॉर्नर के अंदर, वो भी पढ़ लेना। उसके अलावा कुछ और पोस्ट भी हम इम्पॉर्टेंट दिस एंड इम्पॉर्टेंट दैट एंशिएंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर 23rd डे अर्लियर मिडिएवल पीरियड, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी टाइमलाइन और जो मिडिएवल पीरियड की बुक्स हैं एक बार ये देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही है। सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत, विजयनगरा और रिलीजियस मूवमेंट जो इस टाइम की थी, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, और मुगल पीरियड और मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेना। प्रोमिनेंट जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे इस टाइम के, ये आपको पता होने चाहिए। मिडिवल पीरियड के मॉन्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिर उनके जो इस एरिया के या उस टाइम पीरियड के जो किंग्स थे, इनके जो कोर्ट्स थे, इनके ज्वेल्स थे, और दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं। और फिर आप इसको एंड में एंशिएंट मिडिएवल को रिवाइज कर लोगे जो आपने 4 दिन में पढ़ा है। उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर पे जंप ऑन करोगे। आप इंडियन म्यूजिक, डांसेस, थिएटर्स, सिनेमा, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडो इस्लामिक कल्चर इस टाइम का, ये पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, बट दैट इज़ ओके बिकॉज इससे आपके क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपका आंसर बड़ी आराम से निकल आएगा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कर्नाटिक म्यूजिक, फोक म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिस टाइम के थे, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डांसेस, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर्स इन इंडिया, पपेट्स के बारे में एक बार पढ़ना, कठपुतली एंड एवरीथिंग, लिटरेरी ट्रेडिशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस टाइम पे जो एंशिएंट इंडिया के टाइम पे था। और ये तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लोगे तो भी ठीक है, एनसीईआरटी नहीं है आपके पास तो आप यू कैन रेफर नितिन सिंघानिया बुक, वहाँ से पढ़ लो। यहाँ पर टाइम स्पेंड कम करना है रिवीजन के टाइम पे, और आर्ट एंड कल्चर के आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, क्रिस्प नोट्स, छोटे नोट्स तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी भी आप 4-5 दिन स्पेंड कर सकते हो। 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर आप अपने नोट्स ऐसे बना सकते हो, लूज शीट में भी 3-4 पेज के अंदर आप फटाफट रिवाइज करो और आपको बार बार बुक ना खोलनी पड़े। आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 29 में आप फेस्टिवल, मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो, और आप जो आर्ट एंड कल्चर की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है जो हम डालेंगे, यहाँ पर लिंक आ जाएगा, वो भी आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। और फिर आप फाइनल डे पे आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज करो, नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करो। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे। कुछ दिन आपको स्पेंड करने हैं। पहले तो 1857 तक का जो पार्ट है वो पढ़ लो, वहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा उसको और उससे एक क्वेश्चन मुश्किल से आया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन 1857 से 1947 के बीच में आएंगे, भर भर के आएंगे, उसको प्रॉपरली पढ़ना और रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो इंडियन वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर्स आर दी सेक्शंस दैट यू मस्ट लुक एट। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना है, ज़्यादा नहीं। फिर ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिस्टम, क्या स्ट्रक्चर था, क्या क्या रिफॉर्म्स, उसके इम्पैक्ट्स, क्या ऑर्गेनाइजेशंस थी गवर्नमेंट की इंडिया के अंदर। और आप देखना यहाँ पे सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो एसोसिएशंस थी बिफोर द इंटरनेशनल कांग्रेस, और मिलिटेंट नेशनलिज्म्स, एक्सट्रीमिज्म, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले आ जाएगा, फिर 1857 से लेके 1885 का टाइम, फिर 1905 तक का टाइम, 1905 से 17 तक का टाइम, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आए, फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, इसके छोटे छोटे आपके 4-4, 5-5 पॉइंटर्स होने चाहिए। ये भी एसएमपी में कवर्ड है, बट फिर भी अगर आप बुक से करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्पेक्ट्रम पढ़ लो, वहाँ से देख लो, और जो एंड में उसके चैप्टर के एंड में थोड़े बहुत ब्रीफ नोट्स होते हैं वहाँ से पढ़ लो। अगर आपको थोड़ा जल्दी में एलैबोरेटेड वे में पढ़ना है जो कि आपको याद रह सके तो एसएमपी है,
हार्डली टू टेक 1800 रुपीज़, जिसमें आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी आराम से कवर कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट डे गांधी एरा 1917 टू 47, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ा नहीं है, ये पूरा एलैबोरेटेड सिलेबस नहीं है, काफ़ी छोटा ही है, बट बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना है। छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आप सोचोगे कि मैंने पढ़ा था बट एक छोटे से एक पैराग्राफ को थोड़ा सा लथार्जिक वे में स्किप कर दिया था, वहीं से क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आप देखोगे तो नया क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करने के लिए और डीप जाना पड़ रहा है एग्जामिनर्स को, इसलिए आपको भी डीप जाके मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से मार्क्स जब फ्री के मिलते हैं तो एकदम से मिलते हैं, और जब इजी आते हैं क्वेश्चन तो लाइन से इजी आते हैं। कुछ तो इजी आएंगे आएंगे, एक दो टफ भी आएंगे, स्किप भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे इतना तो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी के आने के बाद जो दौर था वो सब देखना, आप क्या क्या सत्याग्रह हुए थे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश रिस्पॉन्स, फिर INA करते हुए रिफॉर्म्स एक्ट कमिटीज, ये सब, कांग्रेस सेशन, गवर्नर जनरल, वाइस रॉयस, ये सब पढ़ लेना एक बार, और फिर एंड में इसको रिवाइज कर लेना। इसके बाद आपके पास आता है वो टाइम जब आखिरी के 15 दिनों में यहाँ पर आप कुछ स्ट्रेच करोगे, कुछ स्क्वीज करोगे और फाइनल रिवीजन पे आओगे। अब आपने 35 डेज स्पेंड कर दिए रिवीजन पे, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अभी आपकी छूट गई होंगी इन 35 दिनों में, जैसे कि आप करंट अफेयर्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, जो कि मैंने आपको बोला था कि हर 5 दिन में 2 महीने करना है, नहीं कर पाए। अब आप फटाफट उसको करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर आप SPR के टेस्ट दोगे, बीच में भी SPR के टेस्ट दे रहे होगे आप फर्स्ट 35 डेज के अंदर, जैसे जैसे वो आ रहे होंगे। फिर उसके लिए आप टाइम थोड़ा सा शिफ्ट करोगे कि जब आपने बीच में एक टेस्ट घुसा दिया, एक दिन आपने पूरा उस पर लगा दिया, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे अपने शेड्यूल को। फिर उसके बाद आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि SPR के अंदर आ रही हैं, जैसे कि स्कीम्स इन न्यूज़ हो गया, बिल्स एंड एक्ट इन न्यूज़ हो गया, कुछ IR के अग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर नोट्स भी आपके पास SPR में आ रहे होंगे, ये सब आप पढ़ोगे। साथ साथ आप करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर रहे होगे मंथली, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से आप रिवाइज करो। अब आप बार बार मैगजीन उठा के नहीं पढ़ोगे और न्यूज़पेपर्स उठा के तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है। अगर अभी आप अक्टूबर 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके पास जुलाई 2020 से लेके अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स रेडी होनी चाहिए। सितंबर की आप स्किप कर दो, फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर को आप स्किप कर दो, बिकॉज जब पेपर सेट हो रहा होगा तो इतनी आखिरी का करंट अफेयर्स एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत स्लिम चांसेस होते हैं, तो आप स्किप करो। प्लेसेस इन न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंपाइलेशंस, ये सब आप पढ़ोगे। ये सब आपको समझोस कॉर्नर के अंदर फ्री में मिलेगा आपको, सिर्फ जब जब ये आती रहेंगी, समझो ऐप पे नोटिफिकेशन आएगी, वेबसाइट पे भी मिलेंगी, आप उनको बार बार जाके चेक करो और पढ़ते रहो। फिर आप उसके बाद स्पीचेस इन न्यूज़, इंडेक्स रिपोर्ट्स इन न्यूज़, एक्सरसाइजेज, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इन न्यूज़, ये सब पढ़ोगे और SPR के टेस्ट दोगे। अब यहाँ पर SPR के टेस्ट देने के बाद आप सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हुए आओगे। एंड में जो आपके ट्रबल स्पॉट्स हैं टेस्ट के बेसिस पे वो रिवाइज करोगे। टेस्ट देते वक्त बहुत ध्यान ये रखना है आखिरी के 1 महीने में कि जो आपके टेस्ट के अंदर गलतियां आ रही हैं उन सब को आपको एक पेपर पे लिख लेना है। मान लो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या पॉसिबिलिटी है, या तो क्वेश्चन सही हुआ है, या वो गलत हुआ है, या आपने स्किप किया है। अगर गलत हुआ है, स्किप किया है, तो आपको एनालाइज करना ही है। अगर आपने सही भी किया है तो भी यू विल रीविजिट द क्वेश्चन एंड लुक एट इट कि आपको क्या सारे ऑप्शंस के बारे में, सारे स्टेटमेंट्स के बारे में पता था, क्या आपने सिंपली एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन किया है, तुक्का मारा है, या कुछ और रीज़न से हुआ है, स्मार्टली गेस किया है। उसके बेसिस पे देखने के बाद भी आप उन ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे जो कि आपने क्वेश्चन को सही करते वक्त भी आपको नहीं पता थी, और उनको भी आप लिखोगे पीस ऑफ पेपर पे कि मुझे क्यों नहीं पता थी और ये क्या फैक्ट जो मुझे नहीं पता था। जो गलत हुआ है उसमें तो आप पूरा एनालाइज करोगे, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। जब आप ऐसा कर रहे होगे, लाइन बाय लाइन लिखते हुए जाओगे, यू विल रियलाइज कि एक पैटर्न बन गया है। एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप सेम चीज़ें लिखते जा रहे हो कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, फिर आप उस टॉपिक को जाके पढ़ोगे, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। बाकी आप जब रिपोर्ट्स देखोगे ओवरऑल डैशबोर्ड पे अपने, आपको ट्रबल स्पॉट्स दिखाई देंगे कि एग्जैक्टली उस सब्जेक्ट के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं, वो रेड दिखाई देंगे आपको। कितना रेड है, आधा है कि पूरा है, उसके बेसिस पे विल गेट एन आइडिया कि बहुत ख़राब है टॉपिक्स मेरे, अभी इनको पढ़ना ज़रूरी है। ये सब एनालिसिस अभी करनी ज़रूरी इसलिए है अगले 20, 25, 30, 35, 40 दिनों में, ताकि आप आखिरी के 15 दिन सुकून से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सको, और फिर आप आखिरी में अपना वीक एरियाज पे फोकस करते हुए रैप करोगे प्रिपरेशन को, और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओगे और अटेम्प्ट करोगे।
एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप पहले 30-35 दिन में रिवीजन कर रहे हो तो अपने नोट्स जो बना रखे हैं उनको और छोटा करना है आपको। अलग से लूज शीट्स लोगे आप और आप पूरे सब्जेक्ट को जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज करने की कोशिश करोगे इन 10 पेजेस, आगे पीछे मिला के 20 हो जाएंगे। अब वो 10 पेजेस की जब आपके स्टेपल्स होंगी वो एंड में आप उसी को रिवाइज कर लो, वही बहुत है, बाकी सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में रहेगा, बट फ्रेश मेमोरी में वही सब रहना चाहिए जो कि आपकी गलतियां आपने मॉक टेस्ट से ढूंढी है और जो आपने क्रिस्प नोट्स बनाए हैं जो कि आप बार बार भूल जाते हो, जो फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको रटने हैं आखिरी के 5-6 दिनों में, वही याद रह पाएगा। पूरी किताब आखिरी के 5-6 दिन जो उठा के पढ़ते हैं ना पन्ने पलट पलट के, उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है बिकॉज वो पेज पलटने के चक्कर में ही काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। या तो फोल्डेड हो, मार्क्ड हो, आपको प्रॉपरली पता हो कि आपको कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, बट उनको लूज शीट में रखो, या अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हो तो वहाँ पे कंपाइलेशन रखो अपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्प होने चाहिए, छोटे होते जाएं, आखिरी के दिनों में छोटे से भी छोटे नोट्स पढ़ने हैं आपको। और मॉक टेस्ट की कमियां अपनी आइडेंटिफाई करनी ज़रूरी है। थोड़ा और भी मैं बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं, थोड़ा नोट्स कैसे बनाते हैं और मॉक टेस्ट की कमियां कैसे फाइंड आउट करते हैं विद एग्जाम्पल्स। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। इसकी सही तरीके से एक डिटेल्ड रिव्यू मैं बना दूंगा। दिस इज़ अबाउट द 50 डेज प्लान। इसको स्ट्रेच या स्क्वीज़ अपने हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें पढ़ लेनी है, बाकी और डिटेल्स वीडियोज़ में आती रहेंगी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।